कहानी शुरू होती है भविष्य की धरती पर, जब पृथ्वी बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी थी। समय था 2157 साल और उस समय पृथ्वी का एक और नाम था परफेक्ट लैंड, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विज्ञान अब इतना एडवांस्ड हो चुका था कि इंसान नई नई थ्योरीज खोज रहे थे और मौत को छोड़कर लगभग हर बीमार का इलाज तैयार कर चुके थे। इसलिए अब पृथ्वी पर किसी इंसान को कोई बीमारी नहीं थी। यहाँ की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्था बिल्कुल सामान्य और स्थिर हो चुकी थी। अब दुनिया में किसी चीज को लेकर कोई भेद नहीं थे। पृथ्वी पर हर इंसान को समान अधिकार मिलते थे और अमीर गरीब के बीच भी कोई फर्क नहीं था। शिक्षा भी बहुत एडवांस हो चुकी थी। इस मॉडर्न पृथ्वी में स्पेसशिप ट्रैवल करना बिल्कुल आम बात हो गई थी। अब कोई भी इंसान किसी भी समय स्पेसशिप से यात्रा कर सकता था। अब हम यान नाम की एक खास स्पेसशिप देखते हैं, जहां मैक्स नाम का एक लड़का है। मैक्स वहां कुछ सामान लेकर रिसर्च कर रहा था, लेकिन असल में वह अपने फैमिली से भागकर स्पेसशिप में यात्रा कर रहा था, क्योंकि मैक्स किसी भी तरह कॉलेज जाना नहीं चाहता था। उसे असल में रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वह नए नए चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता था। इसी वजह से उसने सभी से अपना रिश्ता तोड़ लिया और अपनी खास स्पेसशिप में ट्रैवल करना शुरू कर दिया। लेकिन मैक्स की स्पेसशिप कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक अजनबी ग्रह में क्रैश कर जाती है। स्पेसशिप टूटने लगती है और मैक्स बचने के लिए मजबूरी में उसे उस ग्रह पर लैंड कराता है। जैसे ही स्पेसशिप वहां लैंड करती है, वह टुकड़ों में बिखर जाती है। लेकिन उससे पहले मैक्स सक्सेसफुली स्पेसशिप से कूदकर लैंड कर लेता है, इसलिए वह इस बार बच जाता है। जब मैक्स उस ग्रह के आसपास देखता है तो वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। यह ग्रह बहुत हद तक धरती जैसा ही दिखता था, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। मैक्स सोचता है कि शायद यह ग्रह पूरी तरह प्राणहीन है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पेसशिप तो पूरी तरह से टूट चुकी है। अब वह चाहे भी तो किसी तरह धरती नहीं लौट सकता। मैक्स को समझ में आता है कि उसने सच में बहुत बड़ी मुसीबत में खुद को फंसा लिया है। अब जब तक वह धरती पर सिग्नल नहीं भेज पाता, उसे यहाँ फंसे रहना पड़ेगा। तो मैक्स देखता है कि यहाँ लगभग रात होने लगी है, इसलिए वह आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने जाता है। लेकिन जब वह वहाँ के एक जंगल में जाता है तो उसे वहाँ एक अजीब तरह का प्राणी दिखाई देता है। मैक्स उस प्राणी का पीछा करता है और समझने की कोशिश करता है कि यह प्राणी किस तरह का है और इसके क्या क्या गुण हैं, ताकि बाद में वह धरती पर जाकर इन पर रिसर्च कर सके। लेकिन जैसे ही वह ऐसा कर रहा था, वहां अचानक एक सोल्जर आता है जिसका नाम जेस था। मैक्स उसे देखकर हैरान रह जाता है और समझता है कि इस ग्रह पर भी इंसान है। मैक्स उसे अपना हथियार नीचे करने के लिए कहता है और बताता है कि वह उसका दुश्मन नहीं है। लेकिन जेस कुछ कह रहा था किसी और भाषा में, इसलिए मैक्स उसकी कोई बात नहीं समझ पा रहा था। इसलिए मैक्स अपनी बेल्ट में से एक डिवाइस निकालता है, जो कि एक ट्रांसलेटर था। इसके जरिए वह किसी भी भाषा को समझ सकता था। मैक्स इसे अपने कान में डाल देता है और अब वह जेस की हर भाषा समझ सकता था। जेस अपने बेल्ट में कुछ करता है और गोली निकालता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके बेल्ट में कोई गुप्त डिवाइस हो सकता है। तो अब जेस मैक्स की तरफ बंदूक ताने हुए उसे अपने साथ एक जगह ले जाता है, जो कि एक बड़ा शहर था। मैक्स देखता है कि पूरा शहर सोल्जर्स के कब्जे में है और यहाँ की हर चीज सोल्जर्स द्वारा कंट्रोल हो रही है। मैक्स चारों ओर देखता है और यहाँ के लोगों की स्थिति देखकर समझ जाता है कि ये लोग शायद गुलामी में जी रहे हैं। मैक्स के लिए ये देखना बहुत ही दुखद है, क्योंकि इतनी मॉडर्न दुनिया में भी लोग गुलामी में जी रहे हैं। फिर मैक्स को शहर के एक चैम्बर में ले जाया जाता है। उसे एक कुर्सी पर बैठाया जाता है और उसके शरीर और सिर पर कई तरह के डिवाइस लगाए जाते हैं। उसके सिर पर जो डिवाइस लगाया गया है वह असल में दिमाग कंट्रोल करने वाला डिवाइस था, जिससे वे मैक्स के दिमाग की हर चीज जान सकते थे। मैक्स यहाँ किसी भी तरह की झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता था। वे असल में मैक्स के बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन चाहते थे कि मैक्स कहाँ से आया है और वह उनका दुश्मन नहीं है। इसलिए वे मैक्स की शुरुआत से अंत तक की सारी मेमोरी देख रहे थे। लेकिन मैक्स पर उन्हें शक करने लायक कुछ नहीं मिलता, इसलिए सभी मिलकर निर्णय लेते हैं कि मैक्स को एक और शहर भेज दिया जाए। उसे वहां गाय नाम के सोल्जर के पास ले जाया जाएगा। यह काम असल में जेस का होना था, लेकिन जेस किसी कारण से बेहोश हो जाता है, इसलिए अब मैक्स को गाय ले जाएगा। अब मैक्स बाहर से कुछ आवाजें सुनता है। बाहर वहां के सोल्जर्स अपना राष्ट्रीय गीत गा रहे थे। असल में यहाँ के हर इंसान में बहुत ज्यादा देशभक्ति थी। यहाँ का लीडर जो भी ऑर्डर देता, लोग उसे पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। अब गाय मैक्स को उनकी एक कार में बैठाकर एक निश्चित शहर की ओर ले जा रहा था। रास्ते में मैक्स यहाँ की विभिन्न परिस्थितियां देखता है। शहर के कई हिस्से पूरी तरह ध्वस्त हो चुके थे। वे एक विशाल टावर के पास से गुजर रहे थे। मैक्स गाय से उस टावर के बारे में पूछता है। गाय उसे बताता है कि यह शहर का प्रोटेक्शन टावर है। इस टावर के जरिए सोल्जर्स शत्रु पक्ष को दबाते हैं और अपने शहर की रक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही गाय यह सब बता रहा था, अचानक उस टावर में एक विशाल विस्फोट हो जाता है। टावर तुरंत गिरने लगता है। कुछ ही पलों में यह टावर मैक्स की कार पर गिर जाता है। कार पूरी तरह टूट फूट जाती है और कई सोल्जर्स की मौत हो जाती है। टावर के अंदर से एक लौह का टुकड़ा कार में घुस जाता है।
कार टुकड़ों में बिखर जाती है और इसके नीचे गाय दब जाता है। गाय यहाँ बचने के लिए चिल्लाने लगता है। मैक्स अपनी जान की परवाह किए बिना गाय को बचाने के लिए वहां जाता है। आग और गर्म लोहे के बावजूद मैक्स वहां कई सोल्जर्स को बचा लेता है। मैक्स देखता है कि शत्रु वास्तव में पूरे शहर को तबाह करना चाहता है। उनका लक्ष्य शहर के लीडर को खत्म करना था। इस कारण शहर के कई हिस्सों में ऊंचे ऊंचे टावर्स बनाए गए थे। अब गाय के अनुसार मैक्स को उस जगह पहुंचाने के लिए उन्हें पैदल पूरे रास्ते तय करना होगा। गाय पूरे रास्ते में मैक्स से बात करते हुए कई घंटे चलते हैं। अंत में वे उस शहर में पहुंचते हैं जिसका नाम था ड्रीमलैंड। मैक्स देखता है कि ये शहर बहुत एडवांस्ड है। जैसे ही मैक्स इस शहर में पहुंचता है, यहाँ का लीडर जिसका नाम स्ट्राइडर था, ये पता कर लेता है। स्ट्राइडर फांग नाम के एक सोल्जर से कहता है कि वह जल्दी से जल्दी मैक्स को लैब में ले आए। स्ट्राइडर को शक था कि मैक्स शायद स्पाई है जो उनकी देश की इंफॉर्मेशन चुराने आया है। फांग स्ट्राइडर की बात मानकर मैक्स को सीधे लैब ले जाता है। वहां उसे पानी से भरे कंटेनर में रखा जाता है और बचाने के लिए उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। असल में वे मैक्स के दिमाग से हर इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच गाय मैक्स को वहां पहुंचाकर अपने शहर लौट जाता है क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया था। मैक्स के दिमाग में उन्हें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक इसी समय वहां फांग आता है। फांग उसे ऑफिसर से छुड़ाकर ले जाता है क्योंकि अब उसे मैक्स को किसी और जगह ले जाने के लिए कहा गया था। दूसरी तरफ हम ड्रीमलैंड के गवर्नमेंट स्टेट को देखते हैं जहां का लीडर था डेविड। डेविड एक सोल्जर से कहता है कि भले ही मैक्स के दिमाग में उन्हें कुछ खास न मिला हो, फिर भी वे हमेशा उस पर नजर रखें। इसी बीच डेविड खुद थोड़ा अस्वस्थ महसूस करता है और अपने स्पेशल रूम में जाकर आराम करता है। दूसरी तरफ हम फांग और मैक्स को देखते हैं। फांग मैक्स को कार में बैठाकर किसी जगह की ओर ले जा रहा था। रास्ते में मैक्स फांग से शहर के बारे में कई प्रश्न करता है क्योंकि उसे हर चीज में रिसर्च करने का शौक था। लेकिन फांग ज्यादा बात नहीं करता और चुप रहता है। तो फांग किसी सड़क पर जा रहा था कि वहां के सोल्जर्स उसे बताते हैं कि यह सड़क बंद है, अब उसे किसी दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन यह सुनकर फांग काफी चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे समय पर पूरा करना था। ठीक इसी समय फांग अचानक बहुत बीमार महसूस करता है। वह कार रोकता है और बाहर उतरते ही बेहोश हो जाता है। शुरुआत में मैक्स सोचता है कि शायद फांग ने जहर ले लिया है, लेकिन असल में मैक्स समझ जाता है कि इस ग्रह पर बहुत ज्यादा रेडिएशन है। इस रेडिएशन का स्तर किसी भी समय और किसी भी जगह बढ़ सकता है। जो भी इस विषैले रेडिएशन के संपर्क में आता है वह या तो बीमार पड़ जाता है या मर जाता है। लेकिन मैक्स धरती का इंसान होने की वजह से इस रेडिएशन से प्रभावित नहीं होता। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि डेविड जिस रूम में आराम कर रहा था वह असल में रेडिएशन से बचने के लिए बनाया गया था। अब जब मैक्स पूरी स्थिति समझ जाता है तो वह इस रेडिएशन के मौके का फायदा उठाकर किसी तरह उस जगह से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम एक सीक्रेट गवर्नमेंट बिल्डिंग देखते हैं जहां कुछ लोग एक गुप्त मीटिंग कर रहे थे। इस टीम में स्ट्राइडर और डेविड भी शामिल थे। ये टीम असल में यहाँ के लोगों को कंट्रोल कर रही थी और शहर में लगातार ऐसे कड़े नियम और कानून बना रही थी जो आम लोगों के लिए बहुत कठिन थे। टीम के अंदर भी कुछ रूल्स थे। अगर कोई मेंबर इन रूल्स तोड़ा तो उसे सजा दी जाती और उसकी मौत तक हो सकती थी। हाल ही में टीम का एक मेंबर शहर के नियम तोड़ा है, इसलिए उसे यहाँ लाकर सजा दी जाती है। ये सब सभी के सामने किया जाता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लीडर्स अपने लोगों पर भी दया नहीं करते। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स अब इस पूरे शहर में अकेला घूम रहा है। वह घूम घूम कर शहर के नियम और कानून देख रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है। ऐसे ही घूमते घूमते मैक्स एक बार के सामने पहुंचता है। ये बार बिल्कुल धरती जैसा था जहाँ गाने और पार्टी होती थी। ये सब देखकर मैक्स को बहुत अजीब लगता है क्योंकि धरती के बाहर कोई ऐसा ग्रह होना जो धरती जैसा दिखे, ये चीज मैक्स को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। अब मैक्स घर के अंदर बैठकर आसपास का हाल देख रहा था। ठीक इसी समय उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। इस लड़की का नाम था राडा। असल में राडा इस घर की वेटर थी, लेकिन राडा इतनी भद्र और सरल स्वभाव की लड़की थी कि मैक्स उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेता है। मैक्स कुछ ऑर्डर करने के बहाने राडा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक अजीब दिखने वाला आदमी राडा को परेशान करता है। यह बात मैक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह राडा को अपने पास ही रखता है ताकि वह सेफ रहे। उस आदमी ने मैक्स को हमला किया। पहले मैक्स उसे शांत होने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी लड़ाई शुरू कर देता है। मैक्स उसे ऐसे हरा देता है कि कुछ ही समय में वह आदमी हार मानकर चला जाता है। राडा मैक्स को धन्यवाद देती है। उसकी सरल बातें सुनकर मैक्स उसके प्रति और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब मैक्स राडा के साथ अलग अलग बातें करने लगा है। मैक्स की बोलने की कला बहुत अच्छी थी, इसलिए थोड़े ही समय में उनकी गहरी बॉन्डिंग हो जाती है। मैक्स राडा से पूछता है, तुम्हें धरती के बारे में पता है? राडा कहती है, धरती? धरती क्या कोई चीज का नाम है? मैं इसे कभी नहीं सुनी। मैक्स उसे बताता है, तुम्हें पता है आपके इस ग्रह जैसा धरती नाम का एक ग्रह है और मैं उसी धरती नाम के ग्रह से आया हूँ, इसीलिए मैं अब धरती नहीं लौट सका। और चूंकि मैं आपके ग्रह का इंसान नहीं हूँ, यहाँ के लोग
लोग मुझे पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी तरह उनसे छिपकर घूम रहा हूँ। मैक्स बहुत ही अच्छी तरह से कागज पर सब कुछ समझाते हुए राडा को धरती के बारे में बताता है। ये पूरी कहानी राडा को बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। इस तरह वे दोनों बातें करते करते मैक्स को पता चलता है कि राडा का भाई का नाम गाय है। मैक्स पूछता है, तुम्हारा भाई क्या वही गाय है जो शहर के लीडर की टीम में काम करता है? राडा हैरान होकर कहती है, तुमने ये कैसे जान लिया? मैक्स कहता है, तुम्हारा भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मैं यहाँ आया सबसे पहले उसी के साथ मेरी दोस्ती हुई। बाकी सभी मेरे साथ बुरा व्यवहार करते रहे, लेकिन उसने मुझे बहुत अच्छा व्यवहार दिया और इसी ने मुझे इस शहर तक पहुँचाया। राडा मैक्स से कहती है, अच्छा तुम मेरे भाई के अच्छे दोस्त हो, इसीलिए अगर तुम चाहो तो हमारे घर आ सकते हो। अब तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो तुम कुछ दिन हमारे घर में रहकर अपनी स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ही अपने ग्रह पहुंच जाओगे। यह सुनकर मैक्स बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वह सीधे राडा के घर चला जाता है। उस रात जब गाय घर लौटा है, वह मैक्स को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि आज सुबह उसने मैक्स को फांक के हाथों सौंपा था। अब गाय तुरंत समझ जाता है कि मैक्स किसी तरह उनके हाथों से भाग निकला है, इसलिए वह तुरंत मैक्स को अरेस्ट करने वाला होता है, क्योंकि यह उसका कर्तव्य था। लेकिन राडा अपने भाई गाय से कहती है कि मैक्स खुद हमारे यहाँ आया है। मैक्स गाय से कहता है, अरे दोस्त, तुम तो देखो मुझे पहचान भी नहीं रहे। मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें बचाया और तुम अब इसका यही इनाम दे रहे हो? मैक्स कहता है, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई और तुम्हारी मदद की, इसलिए अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैं बस कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। गाय के पास अब कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह मैक्स की बात मान लेता है। लेकिन वह कहता है, ठीक है, लेकिन तुम मेरी बहन को पटाने की कोशिश मत करना और मेरी बहन से दूर रहना। मैक्स हंसते हुए जवाब देता है, इसमें मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस तरह तीनों मिलकर मजे करते हुए बहुत ही कम समय में एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में मैक्स शहर के विभिन्न नियम और व्यवस्थाएं जान लेता है। उसे पता चलता है कि पूरे ग्रह को फादरलैंड कहा जाता है और जो लोग इस शहर का संचालन करते हैं उन्हें फादर कहा जाता है। मैक्स इस ग्रह के नियम कानून और अन्य चीजें सीखता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसे पता चलता है कि यहाँ के लोग धरती के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यहाँ के लोग स्पेस और स्पेसशिप के बारे में भी अनजान हैं। इसलिए मैक्स राडा को रोज धरती के बारे में बताता है कि धरती कितनी मॉडर्न है, वहाँ के लोग कितने स्वतंत्र हैं और धरती में किस तरह के नियम कानून हैं। वह उसे अंतरिक्ष के बारे में भी सिखाता है, जो भविष्य में राडा के काम आएगा। धीरे धीरे राडा भी मैक्स को पसंद करने लगती है। तो एक दिन जब राडा मैक्स को लेकर बाहर जाती है, तो वही अजीब आदमी फिर से आता है और मैक्स को मारने की कोशिश करता है। मैक्स उसे आसानी से रोक सकता था, लेकिन तभी उस आदमी के कुछ सहयोगी आ जाते हैं और मैक्स के पैरों में रस्सी बांधकर उसे छुरा मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैक्स की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी और वह और राडा मिलकर उनको आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद वे दोनों घर लौट आते हैं। तभी न्यूज चैनल पर इस शहर के इतिहास के बारे में रिपोर्ट चल रही थी। गाय मैक्स को बताता है कि लगभग सैकड़ों साल पहले एक योग्य फादर ने शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई की थी। उसने इस शहर में विशाल टावर्स बनवाए, जिनके जरिए शत्रु पक्ष को दबाया गया और शहर स्वतंत्र रूप से चल रहा था। लेकिन अब वही शत्रु पक्ष के लोग, जिन्हें रिवेंज कहा जाता है, फिर से इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। गाय इस पूरे मामले को लेकर बहुत सीरियस था। वह अपनी मातृभूमि और शहर को बचाना चाहता था, इसलिए उसने युवावस्था से ही लीडर और सोल्जर्स की टीम में शामिल होकर पूरी वफादारी के साथ काम किया। तो गाय मैक्स को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि इससे उसे कई फायदे मिलेंगे। अगर मैक्स यहाँ का सोल्जर बन जाता है तो कोई उस पर संदेह नहीं करेगा और वह यहाँ एक नागरिक की तरह रह सकेगा। लेकिन मैक्स के पास अभी कोई आईडी कार्ड नहीं था, इसलिए टाइगर अपने जिम्मे पर उसे टीम में शामिल कराने की कोशिश करता है। इस टीम में टिकने के लिए मैक्स को कई ट्रेनिंग से गुजरना होगा। अगर वह ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली पूरी कर लेता है, तभी उसे सोल्जर्स की टीम में लिया जाएगा। गाय अपने चाचा कमांडर के जरिए मैक्स को बिना किसी डॉक्यूमेंट के टीम में शामिल कर देता है। इसके बाद मैक्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक स्थान पर ले जाया जाता है। इस ट्रेनिंग में उसे आग से घिरे हुए जगह से बाहर निकलना होता है। गाय पहले प्रत्येक टास्क को दिखाता है, जिससे मैक्स के लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। मैक्स किसी तरह उस आग भरे इलाके से निकलने में सफल हो जाता है। अब उसे गन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें देखा जाता है कि वह चलती हुई जगह पर सही से शूट कर सकता है या नहीं। लेकिन मैक्स यहाँ के बाकी नए सोल्जर्स से काफी बेहतर कर रहा था। असल में मैक्स बहुत एडवांस्ड धरती से आया था, इसलिए उसके लिए यह छोटी ट्रेनिंग कोई मुश्किल नहीं थी। उनके धरती में छोटे बच्चे भी स्कूल में ये सब सीखते हैं। मैक्स की इतनी अच्छी कौशल देखकर टीम के सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और सिर्फ एक दिन में ही मैक्स टीम में सेलेक्ट हो जाता है। कुछ ही दिनों में देखा जाता है कि गाय अब मैक्स को बहुत पसंद करने लगा है। वह मैक्स को अपने भाई जैसा मानता है। घर में रहते हुए वे सिर्फ झगड़ा और मारपीट करते रहते हैं। दूसरी तरफ मैक्स और राडा के बीच का प्यार गहरा होता जाता है। वे दोनों एक दूसरे को यह जताते हैं कि वे कितने प्यार करते हैं। मैक्स राडा से बेहद प्यार करने लगता है और अब वह धरती लौटने का कोई ख्याल नहीं करता। उसे यह नई जिंदगी बहुत पसंद आती है। वह गाय और राडा
को बहुत अपना बना चुका है। कुछ ही दिनों बाद मैक्स के पास एक लेटर आता है जिसमें उसे एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए बुलाया जाता है। मैक्स तुरंत तैयार हो जाता है और अपनी टीम के साथ उस मिशन पर निकल जाता है। आज उनका मिशन था रिवेंज के शहर में, यानी उनके शत्रुओं के शहर में। मैक्स और उसकी टीम जैसे ही उस शहर में प्रवेश करते हैं, वे देखते हैं कि कोई भी छोटा बड़ा उन्हें रोक नहीं रहा। वे जिस किसी को सामने पाते हैं उसे मार डालते हैं। इस तरह वे पूरे शहर में लोगों को मारते रहते हैं और सड़क पर भी लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। यह सब देखकर मैक्स को एक बात स्पष्ट हो जाती है, जो सोल्जर्स रिवेंज को शत्रु कह रहे हैं वे असल में इस प्लेनेट के आम लोग हैं। वे कोई शत्रु नहीं थे। ये लोग इस ग्रह के गरीब वर्ग के थे जिनके पास कोई शक्ति, पावर या हथियार नहीं था। वे लोग सोल्जर्स से डरते थे और अपने अधिकार भी ठीक से नहीं पा सकते थे। सोल्जर्स कुछ दिनों में उन पर ऐसे हत्याकांड करते थे ताकि बाकी लोग डर के मारे उनकी हर बात मान लें और उनके बनाए कड़े नियमों के तहत ही रहें। यह सब देखकर मैक्स एक गोली भी नहीं चला पाता। वह पूरी तरह सन्न रह जाता है। सोल्जर्स के निर्मम टॉर्चर को देखकर उसका हाथ से बंदूक ही गिर जाती है। लेकिन मैक्स के पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी टीम के सामने वह अकेला कुछ भी नहीं कर सका। इसलिए वह चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है। फिर देखा जाता है कि सोल्जर्स वहां असंख्य निर्दोष लोगों को अरेस्ट कर देते हैं। उस दिन के बाद गाय मैक्स के साथ उनके घर आता है और मैक्स से पूछता है, मैक्स, मिशन के दौरान तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुमने रिवेंज वालों को क्यों नहीं मारा और अपना हथियार क्यों फेंक दिया? ऐसे करने पर तुम कभी भी टीम में बने नहीं रह पाओगे। मैक्स गाय से कहता है, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और सरलता देकर मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में देखा। तुमने मुझे अपने दिल से अपनाया है, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मैक्स गाय से कहता है, लेकिन तुमने कहा कि हमें रिवेंज वालों को दबाना है जो हमारे शत्रु हैं। लेकिन क्या तुमने कभी अपनी विवेक से सोचा कि तुम असल में किसे शत्रु कह रहे हो? तुम शत्रु उन लोगों को कह रहे हो जो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वे तो सिर्फ तुमसे डर के मारे हमेशा भयभीत रहते हैं और सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर तुम इन निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हो? बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक तुम किसी को छोड़ते नहीं। एक बार सोचो, असली शत्रु कौन है, रिवेंज या ये सोल्जर्स? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोग गरीब हैं तुम उनके साथ ऐसा कर रहे हो? मैक्स की यह बात सुनकर गाय कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ सोल्जर्स ने जो रिवेंज लोगों को पकड़ रखा था, उन्हें शहर के फादर देखने आते हैं और विभिन्न जांच शुरू करते हैं। वे बंदी लोगों से पूछते हैं कि उनके खिलाफ ऐसा किस प्लान के तहत कार्रवाई की गई, लेकिन सभी कहते हैं कि उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई। इस पर फादर लोग वहाँ तेज रोशनी वाला एक लाइट जलाते हैं जिसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि कुछ समय तक उसमें रहने से किसी भी व्यक्ति की आंखों में तीव्र पीड़ा होती है और उनके सिर में भी भयंकर दर्द होने लगा है। बंदी लोग जोर जोर से चीखने लगते हैं। कई लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, फिर भी तुम हमें क्यों पकड़कर यहाँ लाए? अब जिन बंदियों ने ज्यादा प्रोटेस्ट किया था उनमें से कुछ को सीधे जेल भेज दिया गया और कई लोगों को तो फांसी की सजा सुना दी गई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने यहाँ के लीडर्स के खिलाफ आवाज उठाई थी और अपने ऑफिसर के लिए दूसरों को भी प्रेरित किया था। कई बंदियों को तो वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक देकर अलग अलग तरह के टॉर्चर किए जा रहे थे और ये सब मैक्स सामने खड़े होकर देख रहा था। लेकिन मैक्स ये सब कुछ बिल्कुल सह नहीं पा रहा था। रिवेंज लोगों के लिए उसके दिल में गहरा दर्द था। यही वजह थी कि मैक्स ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह किसी भी तरह रिवेंज वालों को बचाएगा और इनके हाथों से उन्हें छुड़ाएगा। ड्यूटी खत्म होने के बाद मैक्स शांत दिमाग से गाय को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वे जो आम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं वह कितना बड़ा अन्याय है। अगर यही सब उसके और उसके फैमिली के साथ होता तो उसे कैसा लगता? क्या वह कभी चाहेगा कि उसके अपने लोग ऐसी बेरहमी से मारे जाएं? लेकिन गाय उसकी कोई बात सुनना चाहता ही नहीं। वह अपनी गवर्नमेंट और टीम पर इतना आंख मूंद कर विश्वास करता था कि टीम जो भी बताती वह बिना सोचे उसी पर भरोसा करता था। इसलिए गाय यहाँ मैक्स से कहता है कि मैक्स अपनी ही टीम के साथ धोखा कर रहा है। वह उनकी तरफ नहीं बल्कि रिवेंज वालों के पक्ष में खड़ा है और अगर लीडर्स को इसकी भनक भी लग गई तो मैक्स की बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए गाय मैक्स को सख्त चेतावनी देता है, कभी भी ऐसी गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब उसी रात देर में दिखाया जाता है कि उनकी टीम का कमांडर गाय और मैक्स दोनों को बुलाता है। वहां पहुंचते ही कमांडर उन्हें बताता है कि पूरी टीम को मैक्स पर शक हो गया है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी सोच रही है कि मैक्स भले ही एक बेहतरीन सोल्जर हो, लेकिन हो सकता है कि वह अंदर ही अंदर रिवेंज वालों का आदमी हो, क्योंकि पिछली मिशन में मैक्स ने एक भी रिवेंज आदमी को नहीं मारा था। इसलिए अब मैक्स को गवर्नमेंट के सामने अपनी वफादारी साबित करनी होगी, एक तरह की लॉयल्टी टेस्ट। मैक्स टेस्ट देने के लिए मान भी जाता है। अगले दिन कमांडर मैक्स को एक घने जंगल में ले जाता है जहाँ 2 रिवेंज लोगों को सजा दी जा रही होती है। जैसे ही मैक्स वहां पहुंचता है, कमांडर उसे एक ऑर्डर देता है, इन दोनों को तुम्हें अपने हाथों से मारना होगा, तभी साबित होगा कि तुम रिवेंज वालों में से नहीं हो। लेकिन मैक्स जानता था कि वह उन्हें कभी नहीं मार सकता। फिर भी वह वहां ऐसा दिखाता है जैसे वह सच में उन्हें मारने के लिए तैयार है। वह एक एक्टिंग की तरह उन्हें अपने साथ कुछ दूर ले जाता है जहाँ न कोई कमांडर है न कोई गार्ड, और जैसे ही उसे सही मौका मिलता है, मैक्स उन दोनों रिवेंज लोगों को चुपके से छोड़ देता है और उन्हें भागने को कहता है।
इस दौरान मैक्स एक पल के लिए भी नहीं सोचता कि इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। हालांकि मैक्स ने जो किया था उसे किसी ने देखा नहीं था, लेकिन फिर भी मैक्स वापस लौटकर कमांडर को पूरी सच्चाई बता देता है। वह साफ साफ कह देता है कि वह रिवेंज लोगों के पक्ष में है और वह किसी भी हालत में सोल्जर्स के किए गए अत्याचार को स्वीकार नहीं करेगा। मैक्स कहता है कि वह मरते दम तक आम लोगों के साथ ही खड़ा रहेगा। फिर मैक्स यह भी ऐलान करता है कि आज से वह इस टीम में नहीं रहेगा, वह हमेशा के लिए सोल्जर्स का साथ छोड़ रहा है। लेकिन यह सुनते ही कमांडर पूरी तरह गुस्से में फट पड़ता है और बिना एक पल गंवाए वह मैक्स पर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में मैक्स जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल बेहरकत। और यह सब गाय चुपचाप खड़ा देख रहा था, क्योंकि नियमों के खिलाफ जाने वाले सोल्जर के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद कमांडर मैक्स की बॉडी को जंगल के अंदर फेंक देता है और गाय तथा बाकी टीम को लेकर वापस शहर लौट जाता है। उधर शहर के हेडक्वार्टर में एक सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है, जहां लीडर्स मिलकर एक बड़ा प्लान बना रहे थे, कैसे वे रिवेंज वालों की तरह हर एक नेशन को एक एक करके कब्जा करेंगे और कैसे पूरे ग्रह पर सिर्फ उनका ही शासन चलेगा। यही था फादर्स का असली और खतरनाक मकसद। डेविड यहाँ सभी को कहता है कि उनका मिशन तभी सफल होगा जब पूरे शहर के लोग उनकी सपोर्ट करेंगे, यहाँ तक कि अन्य शहरों पर कब्जा करने में भी लोग उनका साथ देंगे, क्योंकि इससे उनकी सोल्जर्स टीम और भी मजबूत बन जाएगी और उनकी जीत की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसलिए वे अपनी इनिशिएटिव से एक फेक एसोसिएशन खोलने का निर्णय लेते हैं जो शहर के लोगों की मदद करेगी। और अगर वे इसे कुछ समय तक चालू रखेंगे तो धीरे धीरे आम जनता के लिए वे हीरो बन जाएंगे, लोग उन्हें सपोर्ट करने लगेंगे और इस तरह उनकी टीम और भी बड़ी बन जाएगी। दूसरी तरफ हम कुछ रिवेंज के लोगों को देखते हैं जो जंगल में मैक्स को ढूंढते हैं। वे पहले से ही गोलियों की आवाज सुन चुके थे, इसलिए जंगल के अंदर जाकर जांच करने पर उन्होंने मैक्स को खोज निकाला। खुशकिस्मती से मैक्स अभी भी जिंदा था, इसलिए रिवेंज वालों ने उसे बचाया और अपने साथ रखा। लेकिन इतनी सारी गोलियां लगने के बावजूद मैक्स का बचना सबको हैरान कर देता है, क्योंकि इस ग्रह के लोग आमतौर पर एक गोलियों की चोट से ही मर जाते हैं। लेकिन मैक्स यहाँ उन्हें पृथ्वी के बारे में सब कुछ बताता है कि धरती कितनी एडवांस है, वहाँ के लोग कितने मॉडर्न तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं और उनके शरीर में एक खास डीएनए सिस्टम होता है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। यानी उनके शरीर में चाहे कितनी भी गहरी चोट क्यों ना पड़े, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। मैक्स फिर रिवेंज वालों को अपने बारे में एक सीक्रेट भी बताता है कि उसे सिर्फ एक ही तरीके से मारा जा सकता है, उसके सिर पर गोली लगाकर। सिर्फ हेडशॉट से ही वह मर सकता है। ये सुनकर रिवेंज वाले पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। रिवेंज लोग फिर मैक्स को बताते हैं कि फादर्स के पास ऐसी कोई जबरदस्त ताकत नहीं है, वे बस अपनी मिलिट्री पावर और हथियार बढ़ाते रहे, जिसके कारण रिवेंज कभी उनसे लड़ नहीं पाए। उसके बाद वे मैक्स को एक और बड़ा सच बताते हैं कि शहर के आसपास जो विशाल टावर खड़े हैं उन्हें फादर्स ने ही बनाया है, और ये टावर किसी दुश्मन को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि हर टावर में रेडिएशन गैस भरी हुई है। फादर्स इस रेडिएशन का इस्तेमाल शहर के लोगों का दिमाग कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जिससे हर कोई उन्हीं की बातों को सही और न्यायपूर्ण मानने लगा है, यानी पूरा शहर उनके कंट्रोल में है। इन सारी बातों को सुनकर मैक्स को आखिरकार समझ आता है कि फादरलैंड की सरकार अंदर से कितनी घिनौनी और भ्रष्ट है। अपने फायदे के लिए वे किसी भी नीच लेवल तक गिर सकते हैं। यही वजह थी कि मैक्स अब पूरी तरह रिवेंज वालों की टीम में शामिल हो जाता है। वो ठान लेता है कि रिवेंज वालों को उनके हक और आजादी दिलाकर रहेगा। इसके बाद रिवेंज टीम मैक्स के साथ मिलकर एक बड़ा सीक्रेट प्लान बनाती है कि वो कैसे फादर्स के खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे। रात होते ही प्लान के हिसाब से वे शहर के एक विशाल टावर के पास पहुंचते हैं। रिवेंज वाले चुपचाप सारा सिक्योरिटी सिस्टम बाईपास कर लेते हैं और किसी तरह टावर के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि उनका पहला मिशन था शहर के टावरों को एक एक करके नष्ट करना। रिवेंज की टीम पूरी तरह तैयार थी, इसलिए गार्ड्स उनके ऊपर हमला करने से पहले ही वे तेजी से हथियार निकालकर सीधे उन सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में वे उस हिस्से के हर सोल्जर को क्लीन तरीके से खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। मकसद था किसी भी कीमत पर टावर के कोर फैसिलिटी तक पहुंचना। आखिरकार मैक्स टावर के बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर में पहुंच जाता है और वहां वो एक एक करके कई टाइम बॉम्ब सेट कर देता है। कुछ ही मिनटों में ये बम पूरा टावर उड़ा देने वाले थे, लेकिन तभी मैक्स की नजर जाती है कि आसपास रिवेंज के कई साथियों की लाशें पड़ी हैं। वो तुरंत एक रस्सी की मदद से उन बॉडीज को बांधकर खींचना शुरू करता है, क्योंकि वो उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और ठीक उसी पल जब मैक्स उन बॉडीज को लेकर थोड़ा दूर पहुंचा, पीछे से पूरा टावर एक भयानक धमाके के साथ आसमान में उड़ जाता है। टावर ब्लास्ट होने के बाद मैक्स सीधा राडा के पास पहुंचता है। राडा उसे जिंदा देकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि मैक्स मर चुका है। दोनों वहीं एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। लेकिन तभी मुसीबत शुरू होती है। सोल्जर टीम का एक मेंबर दूर से मैक्स को देख लेता है और तुरंत हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भेज देता है कि मैक्स जिंदा है। थोड़ी देर बाद वहां गाय पहुंच जाता है। मैक्स गुस्से में गाय से पूछता है, तुम कैसे मुझे वहां मरने के लिए छोड़ा है? तुमने एक बार भी मेरी तरफ क्यों नहीं
नहीं लिया। गाय ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था फादर्स के खिलाफ मत जाना, नियम मत तोड़ना, लेकिन तुमने एक भी बात नहीं मानी। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता तो मुझे भी वहीं मरना पड़ता, और मेरा इतना जल्दी मरने का कोई इरादा नहीं है। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी अचानक पूरी स्क्वाड के सोल्जर वहां पहुंच जाते हैं और मैक्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन मैक्स कोई साधारण लड़का नहीं था, वो बेहद टॉप क्लास फाइटर था। इसलिए वो बिना डरे एक एक करके हर सोल्जर को गिराना शुरू कर देता है, जैसे वो किसी गेम के बॉस लेवल पर लड़ रहा हो। मैक्स के पास फाइटिंग के अलग अलग स्किल्स थे, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में सोल्जर मौजूद होने के बावजूद कोई भी उसे मात नहीं दे पाया। लेकिन यही देखकर कमांडर ने चाल चली। उसने राडा को बंदी बना लिया और मैक्स को रोकने का ऑर्डर दे दिया। अब मैक्स के पास भी कोई चारा नहीं था, तो वह मजबूरी में आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद मैक्स को शहर से बहुत दूर एक जेल में ले जाया जाता है। वहाँ उसे कई कैदियों के साथ बंद किया जाता है, जो असल में रिवेंज के लोग होते हैं। उनमें से दो मुख्य कैदी थे, जेस और रिवेल। जहाँ रिवेल का एक हाथ रोबोटिक हाथ था, वहीं हम स्ट्राइडर नाम के नेता को भी देखते हैं। स्ट्राइडर शहर के एजुकेशन सेक्टर के इंचार्ज थे और डेविड से बात कर रहे थे। स्ट्राइडर डेविड से कहता है कि डेविड, मैक्स को मुझे सौंप दो, मैं उसे रिसर्च करना चाहता हूँ। असल में स्ट्राइडर को यह महसूस हो गया था कि मैक्स के अंदर कुछ स्पेशल पावर है जो यहाँ के किसी भी नॉर्मल इंसान में नहीं है। इसलिए स्ट्राइडर चाहता है कि मैक्स के अंदर मौजूद विशेष क्षमता को वो खुद रिसर्च करके समझे। इसलिए स्ट्राइडर ने डेविड के साथ एक डील की, जिसमें डेविड मैक्स को स्ट्राइडर के हाथ सौंप देगा। लेकिन उसी रात जब डेविड मैक्स का प्रोफाइल चेक करता है तो वह उसके बारे में कुछ अजीब और रहस्यमय इंफॉर्मेशन पाता है। डेविड को पता चलता है कि मैक्स के शरीर में ऐसी ताकत है जिससे उसे आसानी से मारा नहीं जा सकता। उसका शरीर किसी भी चोट या नुकसान को बेहद तेजी से ठीक कर देता है, यहाँ तक कि रेडिएशन का कोई असर भी उस पर नहीं होता। ये सब जानकर डेविड के मन में लोभ जाग उठता है। वह डिसाइड करता है कि जिस भी तरीके से हो मैक्स की सारी ताकत वह खुद में लेगा। इसके लिए डेविड अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मैक्स को जेल से पकड़कर उसके पास लाया जाए। साथ ही वह उन्हें सख्त हिदायत देता है कि शहर के किसी और को इसकी भनक भी न लगे और सबको लगे कि मैक्स खुद ही भाग गया। अब जेल में मैक्स और उसके दो साथी कैदी थे। डेविड उन्हें प्लान करके जंगल में भेज देता है और कहता है कि वहाँ उनका एक मिशन था। उस जंगल में बहुत सारे हथियार पड़े हैं जिन्हें उन्हें उठाना और सेव करना है। तो जब ये तीनों जंगल में पहुंचते हैं तभी अचानक सैकड़ों रोबोट उनके ऊपर हमला करने आते हैं। मैक्स तुरंत अपने साथियों को कहता है कि लेट जाए और सही समय तक वहीं रहकर रोबोटों की आग से बचें। रोबोट ऊपर से लगातार फायर कर रहे थे, लेकिन लेट होने की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। मैक्स डरता नहीं बल्कि अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए साथियों को लीड करता है। वह कहता है कि तब तक रुको जब तक मैं सिग्नल नहीं देता, और जैसे ही सिग्नल आए उन्हें तुरंत रोबोटों पर हमला करना है। स्थिति समझते ही थोड़ी देर बाद मैक्स सिग्नल देता है। मैक्स रोबोटों की मूवमेंट समझकर सही टाइम पर सिग्नल देता है और उसके साथ ही तुरंत रोबोटों पर फायर करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में सभी रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर जब तीनों एक रास्ते से चल रहे थे तो जेफ नाम का आदमी एक छिपे हुए गड्ढे में गिर जाता है। मैक्स तुरंत जेफ को बचाने के लिए उस गड्ढे में कूदता है। गड्ढे के अंदर वे दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक पुरानी फेंसिलिटी है। साथ ही वहाँ अलग अलग डिवाइस और मृत शरीर भी पड़े हुए हैं। इसी समय अचानक एक अद्भुत और बहुत शक्तिशाली प्राणी उन पर हमला करता है। वह जेफ को मारने लगता है, लेकिन मैक्स तुरंत उसे हराकर बचा लेता है। इसके बाद मैक्स जल्दी से जेफ को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। तीनों फिर से रास्ते पर निकलते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक छोटे टैंक रोबोट को देखते हैं जो एक झोपड़ी में फंसा हुआ था। जब वे टैंक को चेक करने जाते हैं तो पता चलता है कि यह असल में एक जाल था। इतने में पीछे से एक भयंकर काला रोबोट उन्हें घेरे में ले लेता है। उसके सेंसर इतने पावरफुल थे कि वे तीनों कहीं भी नहीं भाग सकते थे। तभी मैक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह गड्ढे से एक बहुत ही शक्तिशाली गन लेकर आया था। वह तुरंत लाल टैंक में फायर करता है और वही समय पर काला रोबोट टैंक के सामने खड़ा था। लाल टैंक में फायर करने से टैंक का सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और लगातार गोलियां बाहर निकलने लगती हैं। साथ ही काला रोबोट पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। अब मैक्स इस मौके का फायदा उठाता है और लाल टैंक के अंदर प्रवेश करता है। वह टैंक के अंदर की तारों को काट देता है, जिससे टैंक का फायरिंग सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाता है। फिर रास्ते में उन्हें कई पावरफुल हथियार मिलते हैं जो वे अपने मिशन के लिए जमा कर लेते हैं। अब उनके पास इतने सारे और शक्तिशाली हथियार थे कि वे फादरलैंड के खिलाफ पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जैफ और रिवेल मैक्स का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मैक्स की वजह से उनकी टीम इतनी ताकतवर बन गई। मैक्स ये सुनकर समझ जाता है कि उसका काम पूरा हो गया है। रिवेंज टीम अब अपने ऑफिसर के लिए लड़ने के लिए तैयार है। फिर मैक्स उन्हें विदाई देता है और लाल टैंक में बैठकर फादरलैंड के साउथ की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वह माइंस को तबाह करता है ताकि उसकी टीम सेफ रहे और लाल टैंक की ताकत की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं होता। कुछ ही समय में मैक्स शहर के एक चेक पॉइंट पर पहुंचता है, जहां कुछ सोल्जर शहर के एग्जिट पॉइंट पर निगरानी रख रहे थे। तभी एक सोल्जर मैक्स के टैंक को चेक करने आता है और वह कोई और नहीं बल्कि गाय होता है। जैसे ही गाय टैंक का ढक्कन खोलकर अंदर झांकता है, मैक्स उसे तुरंत
खींचकर टैंक के अंदर ले जाता है और स्टार्ट कर देता है। बाकी सोल्जर टैंक पर फायर कर रहे थे, लेकिन मैक्स और गाय को कोई नुकसान नहीं होता। गाय यहाँ गुस्से में मैक्स को टैंक घुमाने को कहता है, क्योंकि वरना उसे भी सजा मिल सकती थी। लेकिन मैक्स उसे शांत होने को कहता है और बताता है कि राडा उनके लिए एक नई स्पेसशिप तैयार कर चुकी है। मैक्स ने राडा को सारी टेक्नोलॉजी पहले ही सिखा दी थी, जिससे राडा ने टैंक और स्पेसशिप के टूटे हिस्सों को जोड़कर नई स्पेसशिप बना दी। अब राडा और मैक्स एक साथ अपने ग्रह पृथ्वी लौटने वाले हैं, जहाँ उन्हें किसी के अधीन जीवन नहीं बिताना पड़ेगा और वे पूरी आजादी से जीवन जी सकेंगे। मैक्स ने फादर्स के मुख्य टावर को भी ध्वस्त कर दिया है और रिवेंज टीम अब और भी मजबूत हो चुकी है, जिससे कुछ ही दिनों में वे अपने अधिकार हासिल कर लेंगे। ये सब सुनकर गाय भी खुश हो जाता है और मैक्स गाय के साथ बहुत दूर एक शहर की ओर निकलता है, जहाँ राडा उनका इंतजार कर रही थी। इस तरह मैक्स अपने प्यार और प्रिय दोस्तों के साथ नई जिंदगी की ओर सफर शुरू करता है।